वोक्सवैगन चीन में मूल्य युद्ध में फंस गया है और अपनी बाजार स्थिति बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें घटा रहा है। चूंकि देश में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कार ये बाजार चीन हमेशा से ही खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रहा है, जहां कार कंपनियां नई और अत्यधिक उन्नत ईंधन चालित कारों का आविष्कार करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। लेकिन चीन में पहली बार नए ऊर्जा वाहनों की बिक्री पारंपरिक ईंधन चालित यात्री कारों से ज्यादा रही है। बैटरी क्षमता और रेंज, हमें बस इतना पता है कि इसमें 252 या 440 किलोवाट क्षमता वाले सिंगल एंड डुअल मोटर इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। BYD, ली ऑटो और अन्य कार कंपनियों के मासिक बिक्री और डिलीवरी के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में उपभोक्ता इन नए विकसित हाइब्रिड वाहनों को तेजी से पसंद कर रहे हैं। चीन आपूर्ति और इसकी मांग दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है। इसी वजह से चीन ने कहा है कि एलन मस्क उनकी नई मोटर देखकर पेशाब कर देंगे। लेकिन यह नया आविष्कार क्या है, आइए जानें। नई ऊर्जा वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि चीन हमेशा से ही मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च स्थान पर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में इसकी आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने की खबरें आई हैं। इस कमी के कारण देश की मुख्य भूमि की वृद्धि दर में गिरावट आई है और यह जोखिम बढ़ गया है कि इसकी अर्थव्यवस्था मध्यम आय के जाल में फंस जाएगी। 2022 के अंत में मुख्य भूमि चीन द्वारा अपनी शून्य कोविड नीति को त्यागने के बाद से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान रहा है और सभी अपने पैरों पर खड़े होने के प्रयास कर रहे हैं। शून्य कोविड उपायों से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सुधार हुआ है। चीन में खुदरा बिक्री और कारखाना उत्पादन अप्रैल में 2 साल के निचले स्तर पर आ गया, जबकि बेरोजगारी 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। नए आंकड़े देश में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन से बढ़ते आर्थिक नुकसान को दर्शाते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो महामारी नियंत्रण के तहत अपेक्षाकृत सामान्य रूप से काम कर रहे थे, अब काफी धीमी गति से उबर रहे हैं। आतिथ्य, रियल एस्टेट उद्योग और परिवहन उद्योग महामारी नियंत्रण या नियमित कार्रवाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान और ठप्पियां झेलनी पड़ी हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इन उद्योगों ने सेवा क्षेत्र में भी सबसे बड़ी रिकवरी देखी है। इसलिए हमारे सामने बढ़ती बेरोजगारी की समस्या भी है और ये आंकड़े पिछले 2 सालों में सबसे खराब हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो 2 साल पहले भी यह महामारी से जुड़ा था। आप जानते हैं तो वाकई चीन में अब तक के सबसे बुरे हालात हैं, खासकर परिवहन उद्योग में। यह कैसे हुआ, आइए जानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर से गुजरते हुए चीन अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उच्च तकनीक वाले उत्पादों पर निर्भर रहा है। पिछले 2 दशकों में ईंधन से चलने वाले वाहनों के उत्पादन के साथ तेजी से विकसित हुए इसके घरेलू कार उद्योग ने एक नए प्रकार के कार उत्पादन, नई ऊर्जा वाहनों में उतरने का फैसला किया है। ये नए ऊर्जा वाहन यानी NAV, जिनमें केवल बैटरी और हाइब्रिड कारें शामिल हैं, देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। घरेलू कार उद्योग में BYD ऑटो जैसे ब्रांड बेहतर नए ऊर्जा वाहनों के उत्पादन में अग्रणी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। BYD ऑटो, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध चीनी बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनी BYD कंपनी की मुख्य ऑटोमोटिव सहायक कंपनी और ब्रांड है, ने दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत थाईलैंड में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र खोला है। यह कंपनी यात्री बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों PHEV के निर्माण पर केंद्रित है।
जिन्हें सामूहिक रूप से नवीन ऊर्जा वाहन कहा जाता है। इन नए आविष्कारों के साथ BYD ने अन्य कार ब्रांडों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखना शुरू कर दिया है, जिससे अन्य कार ब्रांडों को यह डर सता रहा है कि उनकी अपनी कंपनियां इन नवीन ऊर्जा वाहनों से जुड़ी कम कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये बदलाव कैसे हुए, आइए जानें। इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में पूरी तरह से उतरने से पहले चीन का कार उद्योग एक अजीब स्थिति में था। यह पारंपरिक ईंधन चालित आंतरिक दहन कारों के निर्माण में एक शक्तिशाली कंपनी थी, लेकिन ऐसे कोई घरेलू ब्रांड नहीं थे जो एक दिन नई ऊर्जा वाहनों के बाजार पर हावी विदेशी निर्माताओं को टक्कर दे सके। इसने चीनी सरकार को स्थापित तकनीक से अलग हटकर पूरी तरह से नए क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। पूरी तरह से बैटरी से चलने वाली कारों में जोखिम बहुत ज्यादा थे। उस समय इलेक्ट्रिक वाहन जनरल मोटर्स या टोयोटा जैसे ब्रांडों द्वारा किए गए केवल एक विशिष्ट प्रयोग थे, जो आमतौर पर कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें बंद कर देते थे। लेकिन संभावित लाभ बहुत बड़ा था। चीन के लिए एक बढ़त जो ऑटो उद्योग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर सकती थी। इसके अलावा चीन के लिए इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण से कई अन्य बड़ी समस्याओं का समाधान भी संभव था, जैसे देश के गंभीर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना, आयातित तेल पर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करना। यह बीजिंग के लिए फायदेमंद लग रहा था और इसलिए चीन ने अन्य बातों के अलावा स्वच्छ तकनीक को ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाली कारों पर स्विच करने पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में एक अलग तकनीक शामिल होती है, फिर भी इसके लिए मौजूदा ऑटो आपूर्ति श्रृंखला के सहयोग की आवश्यकता होती है और चीन के पास अपेक्षाकृत अच्छी आपूर्ति श्रृंखला थी। अपनी गैस कार कारखानों को चलाने वाली विनिर्माण क्षमताओं और सस्ती वस्तुओं का उपयोग अपने नए उद्यम नई ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। नए ऊर्जा वाहनों के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रिक कारों को स्थापित करने के निर्णय के कुछ ही समय बाद देश ने व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए बसें, टैक्सियां या कारें बनाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को वित्तीय सब्सिडी देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चीन में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री आसमान छूने लगी और देश में उपभोक्ताओं को 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची जाने लगीं। और एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई कि चीन में खरीदी गई हर 7 कारों में से 6 इलेक्ट्रिक हैं। इस उच्च सफलता दर ने विभिन्न स्रोतों से घरेलू कार उद्योग में धन इकट्ठा किया, जिसका अर्थ था कि BYD जैसी कंपनियां अपने मॉडलों और उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए खर्च जारी रख सकती थीं। इसका मतलब यह भी था कि उपभोक्ता अपनी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कम खर्च कर सकते थे, जो देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर को देखते हुए उठाया गया एक सही कदम था। इन सभी बदलावों के लागू होने के साथ अब दुनिया में उत्पादित आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए चीनी वाहन निर्माता जिम्मेदार हैं। और जैसे जैसे वे पैमाने लागत लाभ और विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं, यह अटकलें तेजी से बढ़ रही हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कारों की मांग आसमान छू रही है, चीनी EV ब्रांड अंततः वैश्विक बाजार में छा जाएंगे। यह हमें इस वीडियो के बेहद दिलचस्प हिस्से पर लाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी सेल होते हैं, जो वाहन की लागत का लगभग 40% हिस्सा हो सकते हैं। और एक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक एक ऐसी बैटरी है जो शक्तिशाली और विश्वसनीय होने के साथ साथ किफायती भी हो, जिसका चीनियों ने भरपूर फायदा उठाया। चीनी कंपनियों ने लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों, जिन्हें LFP तकनीक के नाम से जाना जाता है, को बढ़ावा दिया, जबकि लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट
एनएमसी बैटरियां पश्चिम में ज्यादा लोकप्रिय थीं। ये एलएफपी बैटरियां से ज्यादा सुरक्षित और सस्ती साबित हुई हैं, लेकिन शुरुआत में कारों में ये पहली पसंद नहीं थी, क्योंकि इनका ऊर्जा घनत्व बहुत कम होता था और कम तापमान में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता था। लेकिन जब अन्य कंपनियां एलएफपी तकनीक को छोड़ रही थीं, तब कंटेम्परेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड सीटीएल जैसी कुछ चीनी बैटरी कंपनियों ने इन पर एक दशक तक शोध किया और ऊर्जा घनत्व के अंतर को कम करने में कामयाब रहीं। आज इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग एक बार फिर एलएफपी बैटरियों के लाभों को पहचान रहा है, खासकर चीनी सेल निर्माताओं के नवाचारों के कारण, जिससे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बैटरी कंपनियां वादा अग्रणी पंक्ति में आ गई हैं। बैटरी निर्माण में चीन को एक और बड़ी बढ़त हासिल है। बैटरी निर्माण के लिए जरूरी कई सामग्रियों पर उसका नियंत्रण है। हालांकि चीन के पास बैटरी सामग्री के लिए जरूरी तौर पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी कोबाल्ट, निकल, सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड्स और ग्रेफाइट जैसे जरूरी घटकों की बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा रिफाइनरी क्षमता चीन के पास ही है। इन सब के परिणाम स्वरूप चीन में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की घरेलू मांग बहुत ज्यादा है और अमेरिकी परामर्श कंपनी एलिक्स पार्टनर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% से ज्यादा चीनी उत्तरदाता अपनी अगली कार के रूप में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर विचार कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक संख्या, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और वैश्विक औसत से दोगुनी है, यह दर्शाती है कि इलेक्ट्रिक कारें कितनी नवीन हो गई हैं और इसके कारण चीन कितना आगे बढ़ गया है। चीन के वाहन निर्माता अब बड़ी तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक कारों की एक नई पीढ़ी बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। इन विशाल सपनों के साथ चीन दुनिया भर में निर्यात बढ़ाकर अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से और आगे निकलने की धमकी दे रहा है। यह विचार कि इलेक्ट्रिक वाहन हमारी सड़कों पर चलने वाली सभी कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे, भविष्य के लिए एक अच्छी बात थी। फिर चीन आया और उसने भविष्य को हम पर थोप दिया। चीन में काम कर रही दर्जनों कार कंपनियां नए बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने की योजना बना रही हैं, जिनमें ज्यादा आकर्षक लुक और ज्यादा स्टोरेज स्पेस के लिए लंबे हुड होंगे। बताया गया है कि इन कारों में बड़े टायर होंगे जो ब्रेकिंग को बेहतर बनाते हैं, सीटें मोटी और ज्यादा आरामदायक होंगी और बैटरियां छोटी, ज्यादा शक्तिशाली और जल्दी चार्ज होने वाली होंगी। इन बदलावों का उद्देश्य चीन में ग्राहकों के लिए कारों को और भी आकर्षक बनाना और विदेशी बाजारों में उन्हें और भी प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिससे देश कार बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। चीन के कार बाजार पर कब्जा जमाने से कुछ साल पहले एक साक्षात्कार में ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क ने BYD को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, जो चीन में नए ऊर्जा वाहनों का उत्पादन कर रही थी और इलेक्ट्रिक वाहन EV क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती पेश कर रही थी। हाल ही में मस्क से EV क्षेत्र में उनके सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी का नाम पूछा गया और उनका जवाब था चीन से बाहर की कोई कंपनी, जो शर्मनाक तरीके से यह स्वीकार करने का उनका तरीका था कि BYD अब उनके लिए एक खतरा बन गई है। मस्क को छोड़ दें तो चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों, खासकर BYD ने पश्चिमी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को धमकाने और उन्हें सत्ता से हटाने का काम शुरू कर दिया है। BYD ने 2024 की अंतिम तिमाही में टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार विक्रेता का दर्जा हासिल कर लिया है, जिससे यह साबित होता है कि चीनी कंपनियां दुनिया भर के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर किस तरह से अपना दबदबा बना रही हैं। प्लग इन हाइब्रिड कारों के साथ ये बैटरी इलेक्ट्रिक कारें जल्द ही पेट्रोल से चलने वाली कारों और उनके निर्माताओं की बिक्री को छीन लेंगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन इलेक्ट्रिक कारों के साथ स्वचालित कारों के लिए तकनीक और नियमों को भी आगे बढ़ा रहा है।
चीनी सरकार ने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ चलने वाले अधिक सक्षम स्वचालित वाहनों के लिए डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। चीनी स्वचालित ड्राइविंग उद्योग एक सुविकसित औद्योगिक श्रृंखला और उन्नत तकनीकों का दावा करता है और वैश्विक बाजार में प्रवेश करने पर चीनी स्वचालित ड्राइविंग समाधान गंतव्य देशों में तेजी से उपलब्ध हो सकते हैं। चीनी घरेलू वाहन निर्माताओं के इस तेज विकास ने स्वचालित ड्राइविंग कंपनियों के लिए न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि देश के भीतर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। चीन भर में 16 या उससे अधिक शहरों ने कंपनियों को सार्वजनिक सड़कों पर चालक रहित वाहनों का परीक्षण करने की अनुमति दी है। चीन का शहर शेनज़ेन देश के चालक रहित कार के सपने को साकार कर रहा है। आज से शहर के बड़े हिस्से में बिना किसी ड्राइविंग सीट के ऐसी गाड़ियां चल सकेंगी और कम से कम 19 चीनी वाहन निर्माता और उनके आपूर्तिकर्ता इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सरकार भी कंपनी को वैश्विक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण मदद कर रही है, जिससे चीन को काफी मदद मिलेगी। शहरों में रोबोट टैक्सियों के लिए सड़क पर परीक्षण क्षेत्र निर्धारित करने के अलावा सेंसर तकनीक के बारे में लोगों के डर को कम करने के लिए सुरक्षा घटनाओं और दुर्घटनाओं की ऑनलाइन चर्चा को सीमित कर रहे हैं। चालक रहित कारों के विकास में चीन की अग्रणी स्थिति का एक और कारण डेटा पर उसका सख्त और लगातार कड़ा होता नियंत्रण है। चीनी कंपनियां अमेरिका और यूरोप में महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र स्थापित करती हैं और अपने परिणाम स्वदेश भेजती हैं, लेकिन चीन में किए गए किसी भी शोध को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नतीजतन विदेशी कार निर्माताओं के लिए चीन में सीखी गई बातों को दूसरे देशों में बेची जाने वाली कारों में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इससे चीन को इन स्वचालित कारों के निर्माण और विकास से जुड़ी सभी गतिविधियों में अग्रणी स्थान बनाए रखने में मदद मिली है। यह कितना चतुराई भरा कदम है। चीन ने अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला की कारों को भी मंजूरी दे दी है, जो चीन में भी कारें बनाती और बेचती है। इसके अलावा टेस्ला की प्रमुख वैश्विक प्रतिद्वंद्वी BYD और चीन के ऑटो क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय NIO सहित 5 चीनी निर्माताओं की कारों को भी मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रत्येक कंपनी EV उद्योग की प्रतिस्पर्धी और गतिशील प्रकृति में योगदान देती है, जिससे प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता अपनाने में प्रगति होती है। चीनी EV कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त एक बहुआयामी रणनीति का परिणाम है, जो सरकारी समर्थन, बाजार के पैमाने, तीव्र नवाचार और रणनीतिक वैश्विक स्थिति को जोड़ती है। जैसे जैसे वैश्विक EV बाजार विकसित होता जा रहा है, ये ताकतें चीनी कंपनियों को निरंतर विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छी स्थिति में रखती हैं। BYD चीन के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों और शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास और विस्तार से होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनता और सरकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अन्य प्रकार के नए ऊर्जा वाहनों का क्या, आइए इस पर गहराई से विचार करें। चीन की हाइब्रिड कारों की पड़ताल चीन के ऑटोमोटिव उद्योग के आंकड़ों ने हाल ही में देश के सबसे बड़े निर्माताओं के लिए एक दिलचस्प मोड़ दिखाया है, जहां हाइब्रिड कारों की लोकप्रियता नागरिकों के बीच बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि प्लग इन हाइब्रिड कारें शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों EV की तुलना में उपभोक्ताओं का दिल जीत रही हैं, क्योंकि ड्राइवर रेंज की चिंता और लागत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी उपभोक्ता अब अपने खर्च में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, जिसके कारण महामारी के बाद के वर्षों में खुदरा बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है। हाइब्रिड कारें, जिन्हें कई युवा पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ज्यादा किफायती माना जाता रहा है, अब आर्थिक मंदी का एक आश्चर्यजनक लाभार्थी बन गई हैं। ये हाइब्रिड कारें, जो बैटरी से कम दूरी तक चल सकती हैं और लंबी दूरी के लिए ईंधन पर निर्भर हो सकती हैं, अब नई इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का
लगभग आधा हिस्सा हैं और कई निर्माता बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकास और उत्पादन में तेजी ला रहे हैं। प्लग इन हाइब्रिड श्रेणी में विस्तारित रेंज तकनीक वाले वाहन शामिल हैं, जिनमें एक छोटा आंतरिक दहन इंजन होता है जो जरूरत पड़ने पर बैटरी चार्ज करने के लिए अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करता है। ये कारें, जिन्हें बीईवी या बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन कहा जाता है, शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों से लगभग 10% सस्ती हैं। बीईवी को सरकारी प्रोत्साहन भी मिलते हैं, जिनमें 10% उपभोग कर में छूट और पेट्रोल से चलने वाली कारों को बदलने के लिए सब्सिडी शामिल है, जो बीजिंग के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है। देश के लक्ष्यों के अलावा बीईवी को बिना कार वाले नागरिकों द्वारा भविष्य में अपनी पहली पसंद माना जाता है, क्योंकि उनकी रेंज की चिंता के साथ साथ बीईवी की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और बैटरी स्वैप तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता जैसी अद्भुत विशेषताएं भी हैं। हालांकि बीईवी केवल इतना ही नहीं कर सकता। कार निर्माताओं द्वारा पेश किए गए कुछ हाइब्रिड मॉडल अपनी कीमतों और लंबी ड्राइविंग रेंज के कारण उपभोक्ताओं को पसंद आ रहे हैं, जिससे वॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स जैसी पारंपरिक कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। चीन के ऑटोमोटिव बाजार में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक उपभोक्ता शुद्ध इलेक्ट्रिक कारों की बजाय हाइब्रिड वाहनों को चुन रहे हैं। यह रुझान कई कारकों से प्रेरित है, जिनमें रेंज की चिंता, लागत संबंधी चिंता और कई खरीदारों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। उपभोक्ता व्यवहार में यह बदलाव चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन सीपीसीए के नवीनतम आंकड़ों में परिलक्षित होता है, जो बताते हैं कि हाल ही में देश में बेचे गए नए इलेक्ट्रिक वाहनों में से लगभग आधे हाइब्रिड वाहन हैं। इसी रुझान को ध्यान में रखते हुए चीन स्थित दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलर कंपनी बीवाइड्स ने उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी प्लग इन हाइब्रिड तकनीक का एक नया और बेहतर संस्करण पेश किया है। BYD के दो उन्नत मॉडल चिन एल और सील 6, जो डुअल मोड तकनीक से लैस हैं, एक बार फुल टैंक पेट्रोल चार्ज करने पर 2100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। हाइब्रिड कारों के मूल संस्करणों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां केवल 80 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करती हैं। BYD के अनुसार हाइब्रिड कारों की बैटरियां खत्म होने पर ईंधन की खपत रिकॉर्ड न्यूनतम 2.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर होती है। BYD का मानना है कि यह दर्शाता है कि कैसे इलेक्ट्रिक कारें दुनिया के कार्बन तटस्थता लक्ष्य के बीच गतिशीलता के भविष्य के रुझान को दर्शाती हैं। BYD द्वारा हाइब्रिड कारों के इस्तेमाल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिए जाने के साथ चीनी ऑटो ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों से दूर होकर हाइब्रिड कारों की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को अभी भी कई बार रेंज को लेकर चिंता का सामना करना पड़ता है। हाइब्रिड कारें बार बार सामान्य तौर पर ज्यादा विश्वसनीय साबित हुई हैं, लेकिन चीन में BYD में ये हाइब्रिड कारें इतनी लोकप्रिय कैसे हो गईं? देखते रहिए, क्योंकि यह अगला भाग आपको अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। जब रसायनज्ञ वांग जुआनफू ने 1995 में दक्षिणी चीनी शहर शेंजन, जो चीन का विशाल तकनीकी केंद्र है, में BYD, जिसका संक्षिप्त रूप बिल्ड योर ड्रीम्स है, की स्थापना की, तो कंपनी ने लिथियम आयन बैटरियों का निर्माण शुरू किया, जैसी बैटरियां आज के स्मार्टफोन में होती हैं। यह मोबाइल फोन के विकास के साथ ही हुआ और इसकी BYD ने 2000 और 2002 में क्रमशः मोटोरोला और नोकिया को अपनी बैटरियां सप्लाई की, जो उस समय मोबाइल फोन उद्योग की दो दिग्गज कंपनियां थीं। 2003 के आसपास BYD ने दिवालिया होने की कगार पर खड़ी एक छोटी कार निर्माता कंपनी
जियान किंचुआन ऑटोमोबाइल का अधिग्रहण किया और ऑटोमोबाइल उद्योग में कदम रखा। 2 साल बाद इसने अपनी पहली कार BYD-F3 लॉन्च की, जो एक कंबशन मॉडल थी और BYD द्वारा स्वयं डिजाइन और निर्मित पहली पीढ़ी के मॉडल की पहली कार थी। हालांकि F3 सफल रही और BYD को कार बाजार में आगे बढ़ाने में मदद की, लेकिन यही वह चीज नहीं थी जिसने उन्हें शीर्ष पर बनाए रखा। 2008 में BYD ने F3 DM लॉन्च किया, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उसका पहला कदम था। यह एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन था जिसकी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रेंज 60 किलोमीटर थी और एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन था जो रेंज को 480 किलोमीटर तक बढ़ा सकता था। लॉन्च होने के बाद F3 DM दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित प्लग इन हाइब्रिड वाहन बन गया और चीन में सरकारी एजेंसियों और निगमों को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया। बाजार में आने के पहले वर्ष में F3 DM प्लग-इन ने केवल 48 वाहन बेचे, लेकिन जब मार्च 2010 में शेनजेन में आम जनता के लिए बिक्री शुरू हुई तो वर्ष के अंत तक 417 इकाइयां बिक चुकी थीं। दिसंबर 2010 में लॉस एंजल्स शहर के आवास प्राधिकरण HAECLA की भागीदारी से अमेरिका में एक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था और F3 DM के अमेरिका में 2012 में किसी भी सरकारी प्रोत्साहन से पहले 28,800 की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद थी। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2011 में BYD ने घोषणा की कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण खुदरा बिक्री में देरी होगी, जिससे कार बाजार में हंगामा मच गया। BYD द्वारा हाइब्रिड कारों का उत्पादन करने में विफलता के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, लेकिन कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया। अप्रैल 2012 में BYD ने घोषणा की कि कम बिक्री के कारण F3 DM को BYD चिन्ह उच्चारण चिन्ह प्लग इन हाइब्रिड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका अनावरण 2012 बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रदर्शनी में किया गया था। BYD F3 DM का उत्तराधिकारी चिन्ह दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित PHEV कार थी, जिसे चीन में 3 पीढ़ी के प्रारूप में लॉन्च किया गया था। लेकिन BYD द्वारा F3 DM को चिन्ह में बदलने से पहले वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने BYD में उस समय $230 मिलियन का निवेश किया था, जिससे BYD की भविष्य की इलेक्ट्रिक कार महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला। BYD ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में आगे बढ़ना जारी रखा और यहीं पर एक बैटरी निर्माता के रूप में इसका इतिहास सामने आया। 2020 में कंपनी ने ब्लेड बैटरी लॉन्च की, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि इसने इलेक्ट्रिक वाहनों में BYD के विकास को गति देने में मदद की। शुरुआत में BYD ने सीधे तौर पर शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों में कदम नहीं रखा, बल्कि कंपनी हाइब्रिड कारें बेचती रही, जिसे कैनालिस के विश्लेषक एल्विन लियू ने BYD की शुरुआती सफलता की कुंजी बताया। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के शुरुआती दौर में BYD ने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन PHEV एक साथ लॉन्च करने का फैसला किया। इस रणनीति ने BYD को उस समय बाजार में जीत हासिल करने में मदद की जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त रूप से विकसित नहीं था और उपयोगकर्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर कब्जा करने के बाद BYD अब विदेशों में आक्रामक रूप से विस्तार कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर थाईलैंड और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम तक कई देशों में अपनी कारें बेच रही है। हालांकि वैश्विक विस्तार के साथ साथ सरकारें भी चीनी कार निर्माताओं को मिलने वाली सब्सिडी और कार बाजार पर
उनके दबदबे को लेकर चिंतित हैं। मन में संदेह के साथ यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने चीन में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की जांच शुरू करने की घोषणा की है। यह अप्रत्याशित घोषणा यूरोपीय संघ चीन संबंधों के लिए एक और झटका है और यह अमेरिका और यूरोप के बीच बीजिंग पर अपनी निर्भरता कम करने के समझौते के बाद आई है, न कि पूरी तरह से संबंध तोड़ने के। यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने सरकार को सूचित किया है कि वे नई चीनी कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धी खतरे को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र यूरोप में अपार संभावनाओं के साथ स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में खड़ा है, कार कंपनियों का तर्क है कि वैश्विक बाजार अब सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारों से भर गए हैं और उनकी कीमतें भारी सरकारी सब्सिडी के जरिए कृत्रिम रूप से कम रखी जाती हैं। हालांकि यह चिंता या निष्कर्ष ईयू के इस डर से उपजा हो सकता है कि चीन इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उन्हें पूरी तरह से पछाड़ देगा। चीन इन सब से बेखबर लगता है, क्योंकि वे खुद को कार बाजार में सबसे ऊपर रखने के लिए जोर लगाते हैं। हाल ही में चीन द्वारा अपने इलेक्ट्रिक कार उद्योग को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय आयोग की सब्सिडी विरोधी जांच के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि चीनी कार ब्रांडों को अभी भी पश्चिमी बाजारों में सीमित पहचान और प्रतिष्ठा के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही BYD ने चीन में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़त ले ली हो। BYD ने चीन के बाहर, विशेष रूप से एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है और केवल निजी वाहनों के बजाय मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और बैटरियों पर ध्यान केंद्रित किया है। फिर भी BYD अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को विभिन्न तरीकों से बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करना और ऑडी के पूर्व डिजाइन प्रमुख वोल्फगैंग एगर को कंपनी का डिजाइन प्रमुख नियुक्त करना शामिल है। इसके अलावा BYD मोरक्को में एक इलेक्ट्रिक कार निर्माण संयंत्र बनाने की तैयारी कर रही है, जो पश्चिमी बाजारों में जल्द ही प्रवेश करने के उसके इरादे का संकेत है। अंततः इन प्रयासों के साथ BYD चीन को वैश्विक स्तर पर कार बाजार में शीर्ष पर पहुंचा सकता है। चीन द्वारा इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड कारों जैसे नए ऊर्जा वाहनों के उत्पादन के साथ क्या आपको लगता है कि यह देश अंततः कार बाजार पर कब्जा कर लेगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और भी ज्यादा जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर दिख रहे निम्न वीडियो पर क्लिक करें, आपको यह पसंद आएगा।